अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स का जो हमारा टॉपिक होता है उसको भी देखेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि भाई पिछले 1 डेढ़ महीने से आपने जियो पॉलिटिक्स का जो हमारा टॉपिक है इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है, तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम लोग जियो पॉलिटिक्स का जो हमारा टॉपिक होता है उसको कम्प्लीटली काफ़ी तफसील से ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। लास्ट वीक मैंने आपको अपडेट दी थी ईटीएफ के बारे में। इथीरियम का इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया था कि भाई अगर आप बाइंग साइड पर ना जाएं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अब देखें, रिसेंटली अगर आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका हो, इट मीन्स कि कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। बिटकॉइन की जो ईटीएफ थी उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि यार वहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तकरीबन 72,000 से हम लोग फिर कितनी बार मार्केट में शॉर्ट सेल कर चुके थे, वो आपको भी पता है जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं। उसके पीछे रीज़न थी कि मार्केट 50,000 से उठकर आपकी 74K तक जा रही है। बल्कि आप ऐसा समझें कि 40K आप ले लेंगे। यार ईटीएफ की न्यूज़ ही आई थी तो मार्केट आपकी 40K से ऑलमोस्ट 74K का हाई लग चुका था। तो मज़ीद इसने ऊपर कहाँ जाना था? इंस्टीट्यूशंस के पैसे आए थे, वो मार्केट में से आपके निकल गए। सेम आप ऐसा समझिए कि फॉर्मूला भी आपके इथीरियम पर मैंने लगाया था और आपको कह दिया था कि भाई बाइंग नहीं करना। मार्केट में सप्लाई आ रही है 4,000 की। अगर 4,000 के ऊपर आपकी मार्केट जाती है, वॉल्यूम भी रहा, तो फिर तो मार्केट में फ्रेश बाइंग लगेगी। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बना तो 4,000 एक सॉलिड सप्लाई है। और बीटीसी की अगर बात करें तो सप्लाई मैंने आपको बता दी थी कि 72,000 का लेवल है और उसके बाद कोई 76-78 बताया था। तो 72,000 से आपका बीटीसी, उसमें रिजेक्शन आई है। और अगर इथेरियम की बात करते हैं तो 4,000 अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। वॉल्यूम भी आपकी मार्केट में मेंटेन नहीं हुआ। और कल तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर परसों ही मैंने आपसे कहा था कि यार 39, 60, 50 का जो है ये अच्छी प्राइस है मार्केट में। बार बार यहाँ से शॉर्ट सेलिंग हमारी पर्सनल लग रही है, तो जिन दोस्तों ने लगाना है तो आप शॉर्ट सेलिंग में जा सकते हैं। तो भाई बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी थी। और 3550-60 का तो लो भी मार्केट में रिपोर्ट हो चुका था, तकरीबन आप ऐसे समझेंगे 3800 से। तो ज़बरदस्त टाइप का आप ऐसे समझिए कि इथीरियम को भी हमने ब्रेक डाउन किया है, सब ने मिलकर, ठीक है। दोस्तों, अच्छे खासे पैसे भी बन चुके हैं। अभी हम आते हैं, बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में कि मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना यूक्रेन और रशिया से। काफ़ी ज़्यादा बड़ा सीवियर थ्रेट दिया है आज पुतिन ने दोबारा। उसके पीछे रीज़न है नेटो के जो चीफ हैं स्टॉलटनबर्ग। उन्होंने कल एक बात कही थी। उनकी बात करने से पहले मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले मैंने आपसे कहा था कि यूएस की तरफ से और इनके जो आपसी जो भी वेस्ट है पूरा, इन्होंने 6-7 बिलियन डॉलर का फंड जो है वो रिलीज़ किया था यूक्रेन के लिए। वहाँ पर आपके जहाज़ भी जा रहे हैं, 16 की भी डिलीवरी आप ऐसा समझेंगे होने वाली है ऑलमोस्ट। लॉन्ग रेंज मिसाइल भी पहुँच चुके हैं। तो कल जो नेटो के चीफ थे स्टॉलटनबर्ग, उन्होंने बड़ा आप ऐसा समझें ख़तरनाक टाइप का बयान दिया है कि भाई बॉर्डर पर और हमारे यूक्रेन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ चुके हैं। अभी जो यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, फौजियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा नंबर आ रहा है कि इतने सोल्जर्स मर चुके हैं आपके रशिया यूक्रेन की वॉर में। अभी अनऑफिशियल नंबर हैं, ऑफिशियल भी तकरीबन कोई 90,000 के ऊपर तो आ ही रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अभी हमने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं इनको आप रूस के अंदर मारें। इट मीन्स के रशिया के अंदर आप इसको, उनकी सरजमीन पर आप इसको स्ट्राइक करें। अब ये कोई बयान आप ऐसा समझें कि ज़ेलेंस्की नहीं दे रहा है, जो आपके यूक्रेन के बड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं ये बात कर रहे, नेटो के चीफ ये बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर पुतिन ने बड़ा सीवियर थ्रेट दिया है आज उन्हें कि अगर इस टाइप की कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारी सरजमीन पर आता है तो फिर जिस खित्ते से ये सारा माल और दौलत यूक्रेन को मिला है, या ये सारे आइटम जो आ रहे हैं, मिसाइल और इस टाइप की जितने भी एमिनेशन, वेपन्स, तो फिर हम लोग सब पर अटैक करेंगे। और वो एक जो उनका अटैक होगा वो 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा सीवियर होगा। जो बड़े आपके ममालिक हैं, ये नेटो ममालिक जिनमें आपका जर्मनी आ जाता है, इटाली आ जाता है और आपका फ्रांस, यूके समेत, तो उन्होंने भी आज ये इस टाइप की भाई धमकी लगाई है। इसके अलावा दोस्तों, फ़लस्तीन को मैं हमेशा ही कवर करता हूँ। उसके पीछे बड़ी ख़ास रीज़न होती है। तकरीबन 7 अक्टूबर से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे गल्फ़ रीजन में कोई भी लड़ाई हो रही हो, उसका फाइनेंशियल मार्केट पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो गल्फ़ रीजन तो आप ऐसा समझें कि काफ़ी टाइम से कोई अच्छा दिन इन्होंने तो नहीं देखा। हमेशा कोई ना कोई जंग तो लगी रहती है यहाँ पर। अब इसका जो एक होता है ना कि यार क्यों होता है इस तरह?
इस टाइप का माहौल बनता ही क्यों है? तो भाई आज हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि इस टाइप की अगर गल्फ़ में लड़ाई हो रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या फ़लस्तीनी इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या हमास वाले इसके ज़िम्मेदार हैं? इस सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारा मार्केट में प्रोपेगेंडा होता है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, ग्लोबली मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, इवन अल्टरनेटिव मीडिया भी जो हो गई आपकी, सच सबको पता होता है लेकिन बताते नहीं हैं, ठीक है? तो आज हम कोशिश करेंगे कि किस तरह आप प्रोपेगेंडा से बच सकें और क्यों हमें किसी भी आगे-पीछे फ़ज़ूल टाइप की पोस्ट को फ़ॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रफ़ा से, फ़लस्तीन से। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दी थी तो उसमें मैंने आपको गाज़ा के बारे में कहा था कि यार वो तो पूरा शहर ही फ्लैट कर दिया गया है, ठीक है? इतनी ज़्यादा बमबारी की है, ऑफिशियल नंबर 40-50 हज़ार के आसपास आ रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग मार दिए गए हैं, जिनमें 60 टू 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। तो ये बहुत बुरी बात होती है। अभी हमारे पास आप ऐसा समझें कि गाज़ा तो बिल्कुल ग्राउंड जब बन चुका है तो वहाँ से पनाहगुज़ीन उठकर गए थे रफ़ा। रफ़ा एक आसपास का एरिया है, इजिप्शियन बॉर्डर के आसपास ये सारा जगह होता है। अब दोस्तों इन कैंपों में ये लोग रहते थे और तादाद इनकी है तकरीबन कोई 8 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में। 10 लाख के करीब बंदे हैं वहाँ पर जो इन छोटे-मोटे टेंटों में रहते थे, अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। दोस्तों पिछले हफ्ते आप ऐसा समझें कि पिछले पूरे हफ्ते से अब वहाँ पर भी बमबारी स्टार्ट हो गई है। पूरी दुनिया मना कर रही है लेकिन इसराइल को ऑफ कोर्स कौन मना कर सकता है। और पूरी दुनिया जो अमेरिका आगे पीछे जितने भी ममालिक हैं ये सब ड्रामेबाजी चल रही होती है आईसीजे का या इस टाइप का। ऑफ कोर्स आप उन्हें नहीं रोक सकते, उनके जो भी दिल में आता है वो कर जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं मेरे ख्याल में जेरेड कुशनर के बारे में, उनका बड़ा उनको वो कोस्टल एरिया गाज़ा का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत महंगी प्रॉपर्टी है वहाँ पर। तो ऑफ कोर्स जब आपकी नज़र वसाइल पर होती है तो फिर आप आम जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं इनकी परवाह कोई भी नहीं करता। तो भाई रफ़ा के बारे में अगर आप ट्विटर में जाकर देखें तो यकीन माने इंसानियत के साथ मजाक हो रहा है। बच्चों की जो हालत है वहाँ पर, ख़वातीन की जो हालत है, यकीन माने बंदा देख नहीं सकता। इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। एक्सट्रीम जो एक होता है ना कि आप जुल्म की इंतहा कर दें, बस अटैक करना है तो भाई बच्चों और ख़वातीन पर ही करना है, इस टाइप की सूरत हाल बनी हुई है। अब इसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको बता दी। और ये पूरा जो हमारा अरब का जो रीजन है या गल्फ़ का रीजन है ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, इंक्लूडिंग आप पाकिस्तान भी ले लें, ईरान को भी ले लें। हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई आप ईरान को जो है ना बड़े हल्के में ले लेते हैं। भाई आप हल्के हो, इस बात को सच को आप माना करो, ठीक है? हमारा पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, कुछ भी आप नहीं कर सकते। बहुत पावरफुल है आगे वाली पार्टी आपकी, उनकी फाइनेंशियल निज़ाम है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। आप किस तरह लड़ेंगे? जो इस तरह की अजीब-अजीब बातें कर रहे होते हैं हमारी मेन स्ट्रीम पर बैठकर, यकीन माने ए टू ज़ी पूरा झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है? सच्ची तस्वीर सबको पता होती है लेकिन कोई बताता नहीं है। अब आप अगर इसराइल का मैप देखेंगे दुनिया के नक्शे पर, उसका जो जगह देखेंगे दुनिया के नक्शे पर, यकीन माने नज़र नहीं आता। लेकिन पूरे अरब गल्फ़ रीजन को कंट्रोल किया हुआ है इसने। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक्सट्रीम आपके पैसे हैं, वसाइल हैं पूरी दुनिया के। और जब इसराइल की बात आती है तो फिर हम सबको पता है कि यूएस में फेडरल रिज़र्व की आपने नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि फेड फंड रेट आ रहा है, फेड का ये आ रहा है, फेड चेयरमैन आ रहे हैं। तो ये फेडरल रिज़र्व है क्या भाई? आज इसको सही से ब्रेक डाउन करते हैं। फेडरल रिज़र्व आज आपको हम समझाते हैं कि होता क्या है और इसकी पावर क्या होती है। और ये जो डॉलर जो आपका बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया के वसाइल कैप्चर किए हुए हैं, जितनी शरारतें आपकी दुनिया में हो रही हैं आप ऐसा समझें वो इसी निज़ाम के तहत ही हो रही हैं। आगे जाकर हम इसको कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। भाई ये ऐसा निज़ाम है कि इन्होंने, मैं आपको भी समझा देता हूँ कि फेडरल रिज़र्व जो है अमेरिका का, वो अबव द लॉ है। वो किसी कानून के अंडर नहीं आता, किसी अमेरिकन बैंक के अंडर नहीं आता, किसी अमेरिकन कानून के अंदर नहीं आता। अलबत्ता पूरा अमेरिका उसके अंडर ज़रूर आता है। और फेडरल रिज़र्व पर जो काबिज़ पार्टी है वो आप ऐसा समझेंगे सीधा सीधा उनका ताल्लुक जाता है इसराइल से। अब तो आपको कहानी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। और शरारतों का लफ्ज़ जो मैंने आपको यूज़ किया था कि ये इस टाइप की शरारतें करते हैं, तो वो 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था तो 11 अक्टूबर को मैंने अपनी वीडियो में कह दिया था, इन्हीं के बंदे हैं भाई। अपने बंदों को आगे जाकर हल्की-फुल्की शरारत करवा ली, अपने थोड़े बंदे मरवा दिए। उसके बाद जो इनका एजेंडा था किस तरीके से सारी चीज़ों पर कब्ज़ा करना है,
और कितने लोगों का नुकसान करना है, बिलियंस ऑफ डॉलर, पूरी सिटीज़ आप ऐसा समझे ग्राउंड हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए, मज़ीद वसाइल या आप ऐसा भी कह सकते हैं मज़ीद लालच। तो जितना आपके पास आ रहा होता है तो आपकी भूख उतनी बढ़ रही होती है, और अगर आपके सामने फिर आपके ताकत का कोई, इट मीन्स कि और कोई हो ना, तो फिर तो आप कुछ भी करते जाएं, पूछने वाला तो कोई होता नहीं है। तो फेडरल रिज़र्व भाई ये है। इनका एक प्रेसिडेंट आया था मेरे ख्याल में कोई 1955-60 में, जॉन एफ कैनेडी का मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक कानून पास करने की कोशिश की थी फेडरल रिज़र्व के अगेंस्ट कि भाई आप जो है वो अमेरिकन कोर्ट्स और हमारे लॉ के अंडर काम करेंगे। उसके बाद 1962 में उनके साथ जो हुआ, अपनी प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में उन्हें गोली मारकर शूट कर दिया गया था भाई। ठीक है, तो ये पावर है आपके फेडरल रिज़र्व की। अब काफ़ी सारी बातें हैं दोस्तों, हल्का पुल्का हम लोग इसको जो है आप ऐसा समझें कि समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो एक बंदे नहीं थे, तकरीबन उस टाइम में 2-4 जितने भी ऑपोजिशन थी जो इनके खिलाफ खड़ी हो रही थी, यकीन माने इनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसको साफ कर दिया जाता था रास्ता। उसके बाद आपने फिर देखा इराक में क्या हुआ, वहाँ पर लीबिया की मिसाल मैंने आपको दी थी कि अफ्रीका के साथ और इराक और लीबिया आपस में मिलकर जो बार्टर ट्रेडिंग होती है ये स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। फिर से थ्रेट आ रहा था आपके, ये यूएस जो फाइनेंशियल निज़ाम चल रहा है फेडरल रिज़र्व का, डॉलर का, इसको थ्रेट हुआ तो फिर आप देख लें कोई भी फजूल टाइप के बहाने बनाकर वहाँ पर भी अटैक कर दिया। उनके जो रिजर्व्स थे हज़ारों टन में आप ऐसा समझे वहाँ से गोल्ड लेकर गए, और अभी तक वहाँ से ऑयल जा रहा है, और ये सारे वसाइल उनके भी कब्ज़ा हो गए। सीरिया का भी ऑयल जा रहा है, सीरिया के तकरीबन आप ऐसा समझेंगे सब कुछ ही ले ले लिया इन लोगों ने। और अगर हम इसराइल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेंड हो रहा है। लबनान की सारी तकरीबन पहाड़ियाँ जो भी उनका एरिया है उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेटर इसराइल की तरफ भी मामला जा रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी अभी उसमें नज़र आ रही है, क्योंकि सामने आपके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। जो रेजिस्टेंस वो लोग शो करते हैं उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बगदादी टाइप का नाम बताया था कि आईएसआईएस के बहुत बड़े, इट मीन्स के मुसलमानों में मुजाहिद कहा जाता था इनको, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बारे में पता चला कि यार इनका ताल्लुक तो यहूदी जमात से था, और ये तो इसराइली थे भाई। वो तो मुसलमानों का लुबादा पहनकर अपने बंदे डाल देते हैं ये, ठीक है। और जो इस टाइप की फिर शरारतें कर रहे होते हैं। और 7 अक्टूबर की अगर बात करूं तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई जब आपने अटैक कर लिया तो अभी हमास कहाँ है, तकरीबन काफ़ी अभी तो 6-7 महीने हो गए। रेजिस्टेंस क्यों नहीं नज़र आ रही? रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स आपको कभी भी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए मैं आपको मवाद दे देता हूँ, आगे आपको जाकर उसके स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि हमास को किस तरह ये लोग खुद ही फंड करते रहे 2016-17 से। यूएस से फंड आते थे आपके, कतर और फिर इसराइल से, जो इनके यही नेतन्याहू जो भी बैठे हुए, ये अपने हाथ से हमास के बड़ों को पैसे दिया करते थे, सालाना उनके बंदे हुआ करते थे वो सारे पैसे, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को हल्का पुल्का खुद भी रिसर्च करें तो फिर कहानी बड़ी साफ़ होकर नज़र आने लग जाती है, साफ़ सुथरी। तो कोशिश किया करें कि मार्केट में जो झूठ बिक रहे होते हैं उनसे बचें, प्रोपेगेंडा से बचें। मैंने आपसे कहा कि फेडरल रिज़र्व की अगर हम बात करते हैं तो अपना प्रेसिडेंट भाई उन्होंने नहीं छोड़ा, हम और आप क्या होते हैं फिर? 2-4 चीज़ें होती है मार्केट में, और वो इन्हीं का फार्मूला है कि पहले आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, उसके बाद रिएक्शन। रिएक्शन जो पूरा जोन होता है, इसमें आप ऐसा समझें कि सारा प्रोपेगेंडा आपके रिएक्शन में होता है, और उसके बाद फिर बात आती है सोल्यूशन की। लेकिन इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ 2 चीज़ों में फंसा हुआ है कि प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और रिएक्शन में प्रोपेगेंडा करना है, और मज़ीद आपने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। सोल्यूशन की तरफ तो जाते ही नहीं है। सोल्यूशन आप देख लें, आज इराक कहाँ पर खड़ा है भाई, लीबिया कहाँ पर खड़ा है, सीरिया कहाँ पर खड़ा है, यमन कहाँ पर खड़ा है, अभी सूडान में भी अगर आप जाकर उसकी न्यूज़ को देखें तो यकीन माने कि दिमाग चकरा जाएगा कि भाई हो क्या रहा है ये इस पूरे अरब खित्ते में। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो रिएक्शन जोन से ये लोग निकलते ही नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम का होना माशरे में बहुत ज़रूरी होता है। उसी की वजह से माशरे में बैलेंस आता है। अभी अगर आप देखते हैं दुनिया को तो बहुत ज़्यादा आपको अनबैलेंस चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उसकी रीज़न यही है कि एक जगह पर तो आपके अनलिमिटेड वसाइल, पैसे और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप फिर हमारे खित्ते को देखते हैं तो यहाँ पर आपको उन्हीं के दोस्ती नज़र आते हैं, जैसे कि आपका चाइना हो गया। उनका भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो भाई हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और ना ही हमारे मुसलमान ममालिक में कोई इस तरह का निज़ाम है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, जो कि आपके आईटी के सेक्टर पर काम करे, आपके साइंस के सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं जिस तरह चाइना करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपके पास स्ट्रॉन्ग होना और अल्टरनेटिव एक पूरा अगर आपके पास निज़ाम हो, तो फिर आप बात भी करें कि यार ईरान इस तरह की हम लोग अटैक कर सकते हैं, या पाकिस्तान कुछ कर सकता है, इन मजलूमों की मदद कर सकता है, तो फिर वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप खुद ही आईएमएफ के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, ईरान भी कभी 6 बिलियन कभी 8 बिलियन मांग रहा होता है अमेरिका से, हमारे पाकिस्तान को तो आपको सबको ही पता है, तो फिर तो सूरत हाल अलग ही होती है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे मुल्क में या मुस्लिम उम्मा में कोई इस टाइप के जीनियस नहीं पैदा हुए थे जिनको ये सब कुछ पता नहीं था। ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान से भुट्टो साहब हमेशा, मैं आपसे कहता हूँ कि बड़े जीनियस लीडर थे। वो इकोनॉमीज़ को और आगे पीछे इस टाइप की सारी चीज़ों को बड़े, उनकी नज़र जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। उन्होंने इन पर वर्कआउट किया था, अपने साथ उन्होंने ईरान के शाह को लिया था। अगर सऊदी की बात करें तो किंग फैसल के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी। लीबिया के जो कर्नल कज़ाफ़ी थे उनके साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी। और इस सारी चीज़ों पर वो काम कर रहे थे कि यार हमें भी अपना कोई फाइनेंशियल सिस्टम वेस्ट के फाइनेंशियल सिस्टम के सामने खड़ा कर देना चाहिए। उसके बाद उस पर काम भी हुआ। एमसीबी की फॉर्मेशन के पीछे अगर आप जाकर हिस्ट्री पढ़ें तो यहीं से उसकी कड़ियाँ मिलती हैं। ये जो आपका ओआईसी बना है पूरे मुस्लिम ममालिक का एक राउंड टेबल, एक जो है ना ये सारा, ये इन्हीं 2-3 बंदों ने किया था, जिसमें किंग फैसल आते थे हमारे पाकिस्तान से, भुट्टो साहब आते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ और नहीं समझिएगा। और शाह की अगर हम बात करते हैं ईरान से, आपस में मिलकर इन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया था कि मुसलमान ममालिक जितने भी होंगे इनकी एक करेंसी होगी, और उसके बाद हमारे एक बैंक होगा, जिस तरह आपका यूरो बैंक है जिसमें आपके पूरे यूरोप के जितने भी ममालिक हैं वो क्रिश्चियन बेस्ड हैं, सारी जितनी भी कंट्रीज़ उनमें लिस्टेड हैं आपके यूरो में। तो इसी तरह सेम मॉडल उनसे पहले आप ऐसा समझें कि भुट्टो साहब ने और किंग फैसल और ये 2-4 ममालिक के जो बड़े थे ये ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके थे। यूरो तो आपके मेरे ख्याल में 99 में लॉन्च हुआ था। ये लोग मेरे ख्याल में कोई 70 की दिहाई में सब कुछ इस पर काम कर चुके थे। लेकिन ऑफ कोर्स फिर बात वहीं आ जाती है कि आप उनके फाइनेंशियल सिस्टम के आगे खड़े होंगे, तो फिर आपने देखा कि उनका अंजाम क्या हुआ। भुट्टो साहब जो है वो फांसी पर चढ़ गए, और सऊदीया के जो किंग फैसल थे उन्हें मेरे ख्याल में उनके अपने भांजे ने या भतीजे ने मार दिया था। और अगर हम शाह की बात करते हैं ईरान की, तो मेरे भाई उनको तो इबरत का निशान बना दिया गया था, उनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी थी, और उनके बदले जिन्हें लाया गया था वो अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनसे कोई अटैक नहीं होने वाला आपके इसराइल पर। तो ऑफ कोर्स जब आप उन्हीं के प्रॉक्सी होते हैं, उन्हीं के कहने पर आप आए हुए होते हैं पूरी एक शाह की गवर्नमेंट को टॉपल करके, तो फिर आप ऑफ कोर्स अपने आकाओं के साथ तो नहीं लड़ सकते। तो सल्यूशन है दोस्तों, सल्यूशन यही है, जो आप ऐसा समझें कि इकॉनमी होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपके पास इकॉनमी होती है उतना ही आपके पास रेजिस्टिंग पावर होती है। और ये सारी चीज़ें इट मीन्स के हमारे बड़ों ने भी हमें बताई हैं। ऑफ कोर्स अगर हम अपने लीडर्स को देखते हैं तो उनमें बड़े बड़े इस तरह के लीडर गुजरे जिन्होंने इन चीज़ों पर काम किया था, लेकिन आगे वाले इतने मजबूत थे कि उन्होंने, आप ऐसा समझें कि ये सारा प्लान भी ख़त्म कर दिया, और अपनी मर्ज़ी के बंदे चारों तरफ लाकर बिठा दिए गए थे। अब वो पाकिस्तान कहें आप, उसमें ईरान कहें या कहीं भी कुछ कहें, ठीक है। तो ये होती है पावर आपके फेडरल रिज़र्व की भाई, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब दोस्तों इतने डिटेल में मैं जाकर इसलिए बताता हूँ क्योंकि तकरीबन आप ऐसा समझें कल परसों में वैसे ही घर पर चैनल जो लगे होते हैं वो देख रहा था। तो हमारे यहाँ किस टाइप के जीनियस आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिठाए हुए होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यकीन माने अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो तीसरे चौथे चैप्टर में ये आपके आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री क्या होती है और इंपोर्ट बेस्ड कंट्री क्या होती है। अब वो जीनियस साहब बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में चैनल अभी मैं भूल रहा हूँ, बहरहाल मैंने ये वीडियो देखी है, ठीक है। उसमें वो कह रहे थे कि यार अगर पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जापान की भी करेंसी इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है, देखें उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। यार उनको इतना नहीं पता था कि जापान दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ में उसका नाम आता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें, आप ऐसा समझें कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमें वीक करेंसी नहीं जमती। जापान को एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, उसको वीक करेंसी जमती है। तो इतना ऐसे जीनियस अगर आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाकर बिठाएंगे और इस तरह के
यकीन माने जिस हिसाब से मैनिपुलेशन लोगों के दिमागों से खेला जाता है, सच सबको पता होता है लेकिन कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स काम किसी और के लिए किया जाता है। और अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, आजकल तो भाई अल्टरनेटिव मीडिया भी आपका झूठ की दुकान खोली हुई है, वही सब कुछ बिकता है। आप खुद भी फिर देख लें। और इस पर कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है। हमने जब से होश संभाला था, तो जीनियस लाए जाते हैं मार्केट में। अब हमारे दौर में आया था एक शाहिद मसूद नाम का, इस टाइप के जीनियस लाए जाते हैं, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि यार हम लोग कितने पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और पूरी जो है ना दुनिया को आपके घुमा फिरा कर आपके सामने रख देंगे कि यार हम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। उसके बाद एक वो हज़रत थे, मेरे ख्याल में हामिद नाम करके उनका नाम था, वो लाल टोपी पहना करते थे। उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाया गया, जिस तरह शाहिद मसूद को लाए थे बड़े बड़े कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में। उनके सेमिनार हुआ करते थे, आगे पीछे अचानक से मीडिया में एक बंदे को 5 साल का वक्फा होता है, उसके बाद एक को डाल दिया जाता है। फिर वो लाल टोपी वाले हजरत आए थे, उन्होंने वो एक झूठ का बाजार गर्म किया हुआ था भाई। पूरी कौम को आप ऐसा समझेंगे ब्रेन वॉश कर दिया गया था। उसके बाद औरिया मकबूल जान जैसे कैरेक्टर भी आ जाते हैं, वो आपको ये बता रहे होते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं और इस टाइप की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में 3-4 साल के बाद एक न एक कोई ऐसा नया कैरेक्टर आता है भाई, ठीक है। उसके बाद कोई शाह नाम का बंदा आया था, उनका एक दौर चला 2-3 साल का। सोल्यूशन की तरफ बात कोई भी नहीं करता, सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपको बताते जाते हैं और ब्रेन वॉश करते जाते हैं। लोगों का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। करना आपने क्या है कि भाई आपने अपना फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी बात कोई भी नहीं करेगा। क्यों? उनको खुद नहीं पता भाई। अभी भी आजकल एक बंदा आया हुआ है लंबे बालों वाला, उसका नाम मुझे नहीं आता, पर अक्सर दोस्त यार उसके वो जो छोटे मोटे क्लिप जो है ना वो भेज देते हैं। आजकल भाई वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें बैठा हुआ है। कहीं भी आप उसको देखेंगे वो बड़े बड़े सेमिनार कर रहा होगा, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ पर जा रहा है। अचानक से मीडिया पर लाकर पूरे सारे चैनल खोल दें आप, कहीं ना कहीं आपको 2-4 जगह पर नज़र आएंगे ज़रूर। तो इस टाइप के कैरेक्टर भाई लाए जाते हैं लोगों को तसल्ली देने के लिए कि यार हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्त कि अगर आपके जेब में पैसे ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक तल्ख सच्चाई है लेकिन है भाई। और ये सच्चाई हमारे बड़ों को पता चल चुकी थी, उन्होंने काम भी किया था और उनका फिर अंजाम भी आपने देख लिया। तो इस टाइप के प्रोपिगेंडा से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोशिश किया करें। प्रोपिगेंडा से बचा कैसा जाए भाई? प्रोपिगेंडा से ऐसे बचा जाए भाई कि आप कोई भी खबर आए, हमें भी अल्लाह ताला ने उतना ही दिमाग दिया हुआ है जितना आपके न्यूज़ बनाने वाले को दिया हुआ है। तो आप बिना तहकीक किए उसको शेयर करना बंद कर दें, यकीन माने झूठ की दुकानें बंद हो जाती हैं फिर, ठीक है। आप झूठ फैलाना बंद कर देंगे तो वो दुकान आपकी बंद हो जाएगी। कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है, आप अपना दिमाग लड़ाएं, उसके बारे में सोचें। इंसान क्यों होता है कि भाई अगर आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप खुद से सोचा करें कि यार इस टाइप की बात चली है तो क्यों चली है। अब आप खुद भी देख सकते हैं फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा भाई, कोई भी सामने नहीं आ सकता। क्यों? उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया। हमारे जितने ही मुसलमान मुल्क हैं बहुत कमज़ोर हैं। साइंस में आप देख लें उन्हें, आईटी में देख लें, कुछ भी नहीं है भाई। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास अगर कोई बंदूकें या इस टाइप की कोई चीज़ है, उधर भी होंगी, लेकिन ऊपर से ही आके ड्रोन आपको मार जाता है, तो फिर आपकी बंदूकें या तीर तलवार आपके तो कुछ काम नहीं करने होते, ठीक है। तो पैसा आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करें। उसके बाद आप अपने आईटी सेक्टर पर काम करें, आप अपने डिफेंस पे काम करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें। पूरा एक सिस्टम जब तक हमारा मुसलमानों की तरफ से भाई नहीं आता, तो यकीन माने इस टाइप के हालात चलते रहेंगे और इस टाइप का जुल्म भी होता रहेगा। और इसकी सलूशन की तरफ अभी तक जो मार्केट में दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ झूठ के बाज़ार गर्म हैं, जुल्म हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इनकी मुनाफ़कत की, अभी देखें, कभी कोई बिल्ली के बच्चे को पकड़ा होता है, कभी किसी को, कभी किसी को। और ये जो है ना हमें इंसानियत का और ह्यूमैनिटेरियन इस टाइप के चूरन बेचे जाते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें ट्विटर पर, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं कि यार किस हिसाब से जुल्म हो रहा है आपकी। आप सिर्फ इंसानियत के नज़रिए से भी देखते हैं तो यकीन माने बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइप की तस्वीरों को देखना। उधर अगर हम देखते हैं तो फिर कोई बात नहीं होती, वहाँ पर कोई ना इंसानियत है ना ह्यूमैनिटी है, कोई चीज़ इस टाइप की नहीं होती। उल्टा ये कहते हैं कि यार हम लोग तो इसराइल का डिफेंस करेंगे। और बीच की बात यही है कि जो आग लगाई थी वो भी इन्हीं के अपने बंदों ने ही लगाई थी। और उसके बाद
कैप्चर करना है भाई सारी चीज़ें और वसाइल लेने। तो वसाइलों की जंग है भाई, ये सारी अपने सिस्टम को, निज़ाम को मजबूत करने की जंग है और मज़ीद मजबूत करने की जंग है। तो इससे अगर कोई सलूशन है भाई तो वो यही है कि जब तक हमारा कोई फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव उसके सामने नहीं आता तो इसी तरह पिटते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जियोपॉलिटिक्स का दोस्तों हो गया टॉपिक। अभी हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी चार्टिंग की तरफ। जो भी इस वीक के लेवल होंगे इंशाल्लाह वो मैं आगे जाकर आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाने से पहले दोस्तों हम लोग कवर करते हैं कि अपना हमास के बारे में मैंने आपसे कहा था ना कि किस तरह उनको फंड्स मिलते थे यूएस से। तो कोई हवाई बात नहीं थी भाई, आप खुद भी देख सकते हैं, वाई नेट की वेबसाइट है, इस पर ये न्यूज़ लगी हुई है 2018 की। टॉप सीक्रेट इन 2018 लेटर नेतन्याहू आस्क कतर टू फंड हमास। ठीक है, तो इसीलिए भाई रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं आ रही। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्तों बोलेंगे यार ये तो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो मैं आपको CNN पर भी सेम न्यूज़ दिखा देता हूँ। बड़ी लिजिट वेबसाइट है भाई CNN। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर झूठ जो मार्केट में बिक रहा होता है, अगर उनमें इतनी काबिलियत है कि आपको अपना झूठ बेच रहे हैं, तो आप में भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि सच की तरफ कम से कम थोड़ी बहुत तो मेहनत भाई हमारा भी हक बनता है कि मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, और इस टाइप की जो भी आपको मालूमात होती है उसके पीछे थोड़ी बहुत तहकीक करनी चाहिए बंदे को। तो ये इस सारे प्रोपेगेंडा से बचने के भाई तरीके थे और जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने इकोनॉमिक कैलेंडर पर। कल थर्सडे का दिन है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है हमारे पास। इसके बाद आपके पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं। फ्राइडे वाले दिन फिर हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है और नेक्स्ट वीक में हमारे पास एनएफपी का डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केटों पर पड़ता है। इस बार मैंने शीट जो है वो मेंटेन की है। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की मैं आपको शीट बता देता हूँ कि मार्केट में कौन डोमिनेंस जो है, बायर्स की डोमिनेंस ज़्यादा है या आपके शॉर्ट सेलर्स की। तो भाई अगर इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करते हैं, तकरीबन वेल्स का तकरीबन सारा आपका डेटा होता है ऑप्शंस और फ्यूचर का। हमारे पास तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कमी आई है पिछले हफ्ते से। अभी जो एस.एन.पी को करंट ऑप्शंस के जितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पड़े हुए हैं उनकी तादाद है 9,63,963 के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं आपके एक्सचेंज में बाइंग साइड की तरफ। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो 365 के का नंबर आ रहा है। और इनमें अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप ऐसा समझेंगे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस अभी भी मार्केट में है। इतना डिफरेंस मार्केट में चलता रहता है और इसका मतलब यही होता है कि मार्केट्स के जो ट्रेंड हैं हमारी इक्विटी मार्केट के एंड पर वो बुलिश हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप 5,000 से बाइंग कर रहे हैं, 5300 की मार्केट, 5350 का जब हाई लगेगा, 350 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, मार्केट हमेशा आपकी वेव्स की फॉर्मेशन में मूव होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, दोबारा से मार्केट में रिजेक्शन आई है। यहाँ पर हमारी आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट पर रिजेक्शन आई है, वहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन आपकी क्रिप्टो मार्केट पर 1 to 1 आ रही है। अभी हम बढ़ते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में जो हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद है 197 के। ऑप्शंस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। इतने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके बाइंग साइड पर पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो 178 के का नंबर है। लास्ट वीक ये हमारे पास नंबर कोई 19,000 के 20,000 के आसपास का डिफरेंस था। इस बार थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। सिर्फ 26,000 कॉन्ट्रैक्ट से आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं बाइंग साइड को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत हैवीली आप ऐसा समझें कि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और ये मैंने तकरीबन आप ऐसे समझें कि कल लाइव डेटा देखा था ब्लूमबर्ग के टर्मिनल पर, तो काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझें कि प्रॉफिट्स बुक हुए हैं आपकी क्रिप्टो मार्केट में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, मैं आपको डेटा सेंटर का एपीआई बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट है हमारे इंस्टीट्यूशंस का कौन सी एसेट क्लास में। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, इस वीक के जो लेवल होंगे उन्हें भी देखेंगे। डेटा सेंटर का जो एपीआई है दोस्तों, ये लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तकरीबन कोई 7-8% पर हम थे। ज़ीरो के ऊपर अगर आप कोई भी एसेट क्लास होती है तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उस एसेट क्लास में। तो हमारी माशाल्लाह से क्रिप्टो मार्केट में अभी भी इंस्टीट्यूशंस और आपके वेल्स का पैसा लगा हुआ है। और 5% या 4%, 5 और 4 के बीच में हम लोग ये मेंटेन किया हुआ आपकी क्रिप्टो मार्केट में और पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। तो इसका मतलब यही है कि वेल्स का इंटरेस्ट हमारी क्रिप्टो मार्केट में तो भाई अभी तक के लिए है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी इक्विटी मार्केट वो भी +3% पर रिपोर्ट हो रही है।
आज के दिन तक। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। आज माशाल्लाह से इंट्रो का सेक्शन कुछ ज़्यादा ही भाई बड़ा हो गया था, तो टाइम हम लोग बचाएंगे और डायरेक्ट मैं आपको लेवल बता दूंगा इस वीक में कि किन लेवल्स को मार्केट में रिस्पेक्ट मिल सकती है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे कह दिया था कि यार जो भी लेवल्स आपको बताए हैं उनमें कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन इस वीक में भी जो भी प्रॉपर लेवल आ रहे हैं वो मैं आपको BTC के बता देता हूँ। और हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 67,500 की, और हमारे पास ट्रेंड्स तो भाई अभी भी बुलिश हैं। फर्स्ट डिमांड जोन जो BTC की हमारे पास रिपोर्ट हो रही है इस वीक में वो है 66K की, ठीक है। और अगर सेकंड डिमांड जोन के बारे में बात करते हैं तो पुराना लेवल है वो अभी भी एक्टिव है आपका 61,500 से लेकर 62,000 का एरिया। मैक्सिमम मार्केट लेट सपोज भाई कुछ भी हो सकता है, अगर कोई हैवी आपकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और वैसे भी सप्लाई मार्केट में ब्रेक नहीं हो रही, इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि भाई बाइंग ना करें। हम लोग अगर 72,000 से मार्केट में रिजेक्शन आती है तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे, फिर अच्छे खासे वहाँ से पैसे बन जाते हैं। क्योंकि मार्केट में इस बार भी भाई इथीरियम के ETF में भी हमने देख लिया कि ये लेवल जो है मार्केट में ब्रेक नहीं हो पा रहे। ना तो इथीरियम में 4,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है और ना ही आपके BTC में 72,000 का लेवल। इट मीन्स कि मार्केट उसको टच तो कर लेती है, लेकिन ब्रेक का मतलब ये होता है कि लेवल टूट जाए और उसके ऊपर मार्केट कम से कम एक दिन ट्रेड हो, एक दो चार क्लोजिंग्स आ जाएं, तो फिर वो क्लियर ब्रेकआउट होता है। उस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं बना। मैक्सिमम मार्केट 56,500 की रिपोर्ट हो रही है नीचे की तरफ। अगर गिरती है उसके लिए 66,000 के नीचे क्लोजिंग का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर 66,000 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझेंगे मार्केट आपको पहली डिमांड जोन पर मिलेगी। और शॉर्ट फॉर्मेट में हमारे पास जो BTC का ट्रेंड है वो बेरिश हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, बड़े जो मार्केट के ट्रेंड हैं वो अभी भी बुलिश हैं। ऊपर की तरफ अगर हम लोग सप्लाई की बात करते हैं तो 72K का सिमिलर नंबर आ रहा है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि 72K के आसपास अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई है। जब तक इसके ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड नहीं होती, शॉर्ट सेलिंग तो यहाँ से लगेगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सप्लाई आ रही है वो नंबर है भाई 75,600, 75,600 का। तो BTC का भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम में इस बार लेवल में हल्के फुल्के चेंजेस आए हैं, लेकिन सप्लाई की तरफ नहीं आए, ज़्यादातर डिमांड की तरफ आए। और अगर पहली ट्रेंड्स हमारे पास इथीरियम के अभी भी बुलिश हैं, बड़े ट्रेंड भी और छोटे ट्रेंड भी। अब मार्केट को आप शॉर्ट सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो पहली सप्लाई भाई हमारे पास आ रही है 3960 से लेकर 80 का एरिया। 3950 से स्टार्ट होकर 4,000 तक आप इसको समझेंगे पूरा एरिया ही है ये शॉर्ट सेलिंग का। जब तक मार्केट आपकी 4,000 के ऊपर ट्रेड नहीं होती, तकरीबन 8-10 घंटे तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भाई लगती रहेगी। और अगर सेकेंड सप्लाई की बात करें तो वो लेवल आ रहा है 4480-90 का आ रहा है। यहाँ तक आप मैक्सिमम मार्केट को ऊपर ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी मार्केट 4,000 के ऊपर ट्रेड हो जाए, इन केस, जिसका चांस भाई कम लग रहा है। इट मीन लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में इतना दम नहीं है, इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल ब्रेक करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो मार्केट मेंटेन नहीं कर पा रही। पीक पर जाती है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंटेन मार्केट में वॉल्यूम आपका नहीं हो रहा, और जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम मेंटेन नहीं होता तो इसका मतलब यही होता है भाई कि जो आपके वेल्स आए हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस की जो एंट्रियां लगी हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। तो जहां पर वो प्रॉफिट बुक करते हैं फिर वहां से हमारी शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। यही आपकी ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर डिमांड जोन को देखते हैं भाई तो हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन आ रही है 3450 की। उसके बाद मैक्सिमम आप 3,050 से लेकर 3,100 का ये हमारे पास सेकंड डिमांड जोन है इस वीक की। तो ये तो थे सारे लेवल्स दोस्तों हमारे पास BTC और इथीरियम के। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी मैंने आपसे कहा था, कल भी कहा था कि यार हल्की मुल्की शॉर्ट सेलिंग आप लें। अब देखें प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि अगर आपके मार्जिन्स कंट्रोल नहीं होते तो फिर ही आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके मार्जिन्स कंट्रोल होते हैं तो इक्विटी के हिसाब से 2 टाइम्स 4 टाइम्स आप लेट सपोज पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि अपने मार्जिन्स को कंट्रोल रखा करें, और उसी बुनियाद पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100 में से 80 to 90% जो आपके ट्रेड होते हैं वो प्रॉफिट में ही बुक होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने मार्जिन्स को आप हमेशा कंट्रोल रखा करें। या तो जो स्पॉट में दोस्त करते हैं हल्का पुल्का, अगर इक्विटी के हिसाब से आप लगाएं तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। अगर आप सप्लाई पे शॉर्ट कर रहे हैं तो लंबा ट्रेड भी आप ले सकते हैं मार्केट में, पूरी डिमांड जोन 1 तक भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर डिमांड जोन 1 या 2 से आप कोई चीज़ उठा रहे हैं
तो ऑफ कोर्स जब आपकी मेजर सप्लाई लगती है या मेजर डिमांड जोन लगती है, तो उसके बाद मार्केट अपनी जो अल्टरनेटिव उसकी पोजीशन होती है सप्लाई या डिमांड, उसको ट्राई करने ज़रूर जाती है। और तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।